वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो वायुमंडल के संबंध में चर्चा करते हैं। वायुमंडल वास्तव में क्या है? वायुमंडल क्या है? तो आप लोगों ने शुरुआत से जो परिभाषा सुनी है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु के घेरे को वायुमंडल कहते हैं, तो वही है। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है, वायु का जो आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। अब यह बताया जाता है कि इस वायुमंडल का जो संबंध है, वायुमंडल हमारी पृथ्वी से संबद्ध किस वजह से है? तो वो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से संबद्ध है। मतलब पृथ्वी से जुड़े हुए कैसे है ये? तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल है ना, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से ये संबद्ध है। पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। वायु का जो आवरण है उसे वायुमंडल कह देंगे, और ये किससे संबद्ध है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से संबद्ध है। अब इस वायुमंडल के संबंध में एक व्यक्ति हुए क्रैचफील्ड। क्या नाम लेंगे हम? क्रैचफील्ड। तो इन क्रैचफील्ड ने क्या कहा कि वायुमंडल का मतलब क्रैचफील्ड ये कहते हैं कि आज जो वायुमंडल है ना, ये स्वरूप निकल करके आया है प्री कैम्ब्रियन युग में, आज से 50 करोड़ वर्ष पहले। तो ये वायुमंडल के संबंध में एक स्टेटमेंट है क्रैचफील्ड का कि वायुमंडल का वर्तमान स्वरूप, वायुमंडल का वर्तमान स्वरूप मतलब जो हम आज देखते हैं, वर्तमान स्वरूप 50 करोड़ वर्ष पूर्व, 50 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन, कौन से? प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन युग में अस्तित्व में आया। तो बेहतर होगा आप क्रैचफील्ड का स्टेटमेंट याद रखें कि वर्तमान में जो वायुमंडल हम देखते हैं वो कब अस्तित्व में आया है? तो प्री कैम्ब्रियन युग में, आज से 50 करोड़ वर्ष पहले अस्तित्व में आया। मतलब ये वायुमंडल ऐसा बन पाया जहां पर जीव जंतु वनस्पति पनप सकें। तो हम जहां निवास कर रहे हैं आज, ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल में, ये 50 करोड़ वर्ष पहले आया है। दूसरी बात, इस वायुमंडल के संबंध में ये कही जाती है कि ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच देखिए क्यों कह देते हैं वायुमंडल को? क्योंकि आज अगर देखें समस्त ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, तो केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, ऐसा हम जानते हैं अभी। हालांकि इस बारे में बहुत सारी खोजें चल रही हैं, बहुत सी मान्यताएं एलियंस के संबंध में हैं, लेकिन कोई वैज्ञानिक तथ्य अभी तक बहुत ज़्यादा उपलब्ध इनके बारे में नहीं है। तो ये कहा जाता है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर कि जीवन है। तो ये जो जीवन है पृथ्वी पर, ये किसकी वजह से है? इस वायुमंडल की वजह से है। तो इसलिए वायुमंडल को क्या कह देते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच कह देते हैं। यहां तक की बात क्लियर? पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से संबद्ध है। क्रैचफील्ड जी ने क्या कहा कि 50 करोड़ वर्ष पहले प्री कैम्ब्रियन युग में जो आज का वर्तमान का वायुमंडल है वो अस्तित्व में आया, और इसको क्या कहेंगे हम? पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहेंगे। तो ये बात तो हुई कि वायुमंडल क्या है। अब आगे की बात करते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन से तत्व, कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो
वायुमंडल के साथ में टॉपिक जुड़ा हुआ है वायुमंडल का संगठन। तो हम आगे बात करेंगे वायुमंडल के संगठन की। वायुमंडल का संगठन, और इस संगठन में हम बात करेंगे क्या कि ये किन किन चीजों से बना है। तो मूल रूप से जो वायुमंडल है वो आपके गैसें एक नंबर, जल वाष्प नंबर 2, और धूल के कण। और धूल के कण कहने के बजाय इसको ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम क्या कहें, एरोसॉल्स कहें, क्योंकि धूल के अलावा राख, नमक, इन सब के कण भी वायुमंडल में मौजूद हैं। उन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो एरोसॉल्स कहा जाता है। तो इस तरह से जब हम वायुमंडल के संगठन की बात करेंगे तो वायुमंडल में ये 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? गैसें, जलवाष्प और धूल के कण। तो शुरुआत जब हम करेंगे तो किससे करेंगे? हम गैसों से। इस संगठन की चर्चा करते समय जब हम गैस, जलवाष्प, धूल के कण पढ़ेंगे तो वहाँ हम एक फैक्ट याद ये रख सकते हैं कि वायुमंडल का जो कुल भार है, जब हम गैसें पढ़ रहे हैं तो वायुमंडल का जो कुल भार है, संगठन मतलब वायुमंडल का भार, तो वायुमंडल का भार बताया जाता है 5.6 इंटू 10.5 टन। ठीक है, ये तो है आपके क्या, कुल भार। वायुमंडल का कुल भार कितना है? तो 5.6 इंटू 10.5 टन है। लेकिन इस कुल भार में से 95% कितना, 95% किनसे बना है? गैसों से बना है। ठीक है, तो आप याद रख पाए वायुमंडल का जो कुल भार है वो कितना है? 5.6 इंटू 10.5 टन। और ये वायुमंडल के कुल 95% जो भार है वो किससे बना हुआ है? तो गैसों से बना हुआ है। तो हम संगठन में पहली चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? गैसों के बारे में कर रहे हैं। दूसरा फैक्ट अगर आप इसमें याद रखना चाहें तो कुल भार तो इतना है, लेकिन 50% जो है ना इसका, वो केवल 5500 मीटर की ऊंचाई तक ही आ जाता है। 50% भार, ये कुल भार, इस कुल भार का 95% किनसे बना है? गैसों से बना है। जबकि इस कुल भार का आधा 50% कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? 5500 मीटर की ऊंचाई तक। भाई आप पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ेंगे, वायुमंडल है तो मैंने 640 किलोमीटर तक बताया जाता है, हालांकि उसके आगे है लेकिन बहुत विरल मात्रा में। तो इसका जो 50% है वो केवल कितने पर? 5500 मीटर तक तो कितना है? 50% भार, और शेष जो 50% है वो ऊपर है। अगर इस पूरे 100% में से बात करें, 95% क्या है? गैसें हैं। तो आपको ये फैक्ट थोड़ा याद रह जाए कि वायुमंडल का कुल भार 5.6 इंटू 10.5 टन है और इसका 95% गैसों से बना हुआ है, जबकि कुल भार का जो 50% भाग है वो पृथ्वी के धरातल से ऊपर 5500 मीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। और शेष भाग जो है वहाँ पर वायुमंडल बिरल है, कम सघन है, तो इसलिए वहाँ पर 5500 मीटर से ऊपर शेष 50% वायुमंडल पाया जाता है। अब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो है गैसों की, क्योंकि ये जो जलवाष्प है, ये जो धूल के कण हैं, वो वायुमंडल में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक और बहुत बड़ी मात्रा में नहीं पाए जाते। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा भाग किसका है? गैसों का है। तो इन गैसों में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी गैसें प्रमुख रूप से वायुमंडल के अंदर हैं। तो हम सबसे पहले जिस गैस का नाम लेंगे वो है आपकी नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। 2-3 गैसें हैं जिनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन है। 3 नंबर पर हम वायुमंडल में बात करेंगे ऑर्गन की। ऑर्गन है, आपको समझ में थोड़ा सा आना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ऑर्गन क्यों आया, तो मैं इनको अवरोही क्रम में लिख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाई जाती है, फिर ये पाई जाती है, फिर ये, और 4 नंबर पर आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाई ऑक्साइड। और नंबर 5 पर एक और नाम लिख लेते हैं हम, ओजोन, जो बहुत नगण्य मात्रा में पाई जाती है लेकिन इसका विशेष महत्व है। सबसे पहले हम नाइट्रोजन पर आते हैं, नाइट्रोजन की चर्चा करेंगे। तो देखें, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल के लगभग 78% भाग पर पाई जाती है। एक बार अगर इनका सबका ही हम परसेंटेज देखें तो ऑक्सीजन जो है वो 20.95, 21 कह सकते हो आप, ठीक है। ऑर्गन जो है वो 0.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% के आसपास। ऑर्गन जो है आपकी ओजोन, सॉरी, तो ओजोन तो बहुत कम मात्रा में है, 0.00006, तो बहुत कम मात्रा है ओजोन की। तो हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन के बारे में सबसे पहले। तो देखिए, नाइट्रोजन की खोज के संबंध में ये माना जाता है कि इसको 1772 में रदरफोर्ड, क्या नाम बताया, रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया। एक केमिकल है, गैस है, तो रदरफोर्ड की द्वारा 1772 में इसको खोजा गया। इसके बाद नाइट्रोजन की बात करें तो हम मानव नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। कुछ वेज हैं जिनके माध्यम से हम नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। हालांकि ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, हमारे मृदा में पाई जाती है, और एक शब्द होता है क्या, लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे होते हैं, जो कहें हम फलीदार पौधे, तो इन फलीदार पौधों में भी इनकी जो गांठ हैं, फलीदार पौधों की गांठ में पाई जाती है क्या, नाइट्रोजन। तो 78% 1772 में रदरफोर्ड ने खोज की। अगर पाए जाने की बात करें कहाँ पाई जाती है तो वायुमंडल में, वायुमंडल के अलावा मृदा में, और इसके अलावा लेग्यूमिनस कुल की जो फलीदार फसलें होती हैं उनकी गांठों में ये पाई जाती है क्या, नाइट्रोजन। इसके अलावा ये एक उदासीन गैस है, आप ये याद रख सकते हैं कैसी गैस है, उदासीन गैस है। और इस रदरफोर्ड ने इसको मैफिटिक एयर कहा। क्या कहा, मैफिटिक एयर का नाम दिया। किन्होंने, रदरफोर्ड ने, जिन्होंने खोज की थी 1772 में। तो नाइट्रोजन 78%, 1772, रदरफोर्ड, लेग्यूमिनस कुल फलीदार पौधों की गांठें, ये उदासीन गैस है, और रदरफोर्ड ने मैफिटिक एयर कहा है। तो ये बात हुई किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। इसके अलावा जो दूसरी गैस है हमारे, वो कौन सी है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितनी मात्रा में, लगभग 21% पाई जाती है। आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणवायु कहते हैं। इसकी खोज के संबंध में कहा जाता है कि जोसेफ प्रिस्ली ने इसको खोजा। किसको, ऑक्सीजन को। प्राणवायु है, बनती कैसे है, तो पौधों के द्वारा बनाई जाती है। किन के द्वारा बनाई जाती है, पौधों के द्वारा। पौधे कौन सी प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधों द्वारा निर्माण होता है किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन प्राणदायी वायु है या प्राणवायु है, जीवनदायिनी है। जोसेफ प्रिस्ली ने खोजा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो वो की किसने, जोसेफ प्रिस्ली ने। ऑक्सीजन एक सक्रिय गैस है। कैसी गैस है, सक्रिय गैस है, मतलब आग जलाने में उपयोगी है। ये आग जलाने में उपयोगी कौन सी गैस, ऑक्सीजन। कहने का मतलब जिस जगह पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पर आग नहीं जलाई जा सकती। छोटी कक्षाओं में हमने एक उदाहरण पढ़ा है कि एक मोमबत्ती जलाओ, उस मोमबत्ती के ऊपर आप उल्टा गिलास रखो, तो आप गिलास रखते हैं, उसके कुछ क्षण बाद ही वो मोमबत्ती बुझ जाती है। कारण क्या होता है कि उस गिलास से वो पूरी तरह ढक जाती है, तो उस गिलास में जितनी ऑक्सीजन थी वो थोड़ी देर में जल गई और मोमबत्ती फिर बुझ गई। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एक सक्रिय गैस है, आग को जलाने में उपयोगी है। अब तीसरी बात की हमने किसके, ऑर्गन के बारे में। अक्रिय गैस है और वायुमंडल में ये 0.93% के हिसाब से पाई जाती है। लेकिन गैस कैसी है, ये अक्रिय है, ये याद रखें हम। ऑर्गन कैसी गैस है, अक्रिय गैस है, ज़्यादा कोई विशेष काम इसका नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड,
ये उपयोगी भी है और खतरनाक भी है। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना होती तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन सोखते हैं, जो अवशोषित ऑक्सीजन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं कर पाते। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो वो अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते। तो उपयोगी तो है कहीं ना कहीं, लेकिन खतरनाक क्यों है, डेंजरस क्यों है? क्योंकि इसकी बढ़ती हुई मात्रा हमारी पूरी पृथ्वी पर जो जनजीवन है उसके लिए खतरा है। तो इस वजह से ये एक खतरनाक गैस भी है। मात्र कितनी पाई जाती है? 0.03%। इसका परसेंटेज देखें हम, कितना है? मात्र 0.03% है, लेकिन फिर भी कैसी है? ये एक खतरनाक गैस है। ये कहा जाए कि ये वायुमंडल की परिवर्तनशील गैसों में से एक है। परिवर्तनशील गैसों में से एक कैसे? कि इसकी मात्रा घट बढ़ सकती है। तो वर्तमान में हमारे जो जैविक ईंधन है, कौन सा ईंधन? जैविक ईंधन। तो इस जैविक ईंधन की वजह से, जैविक ईंधन जिसे हम कहते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं कौन कौन से? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। तो इनको जितना जितना ज्यादा जलाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती चली जाएगी। और वायुमंडल में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो वायुमंडल में उत्पन्न होता है क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव। और इस हरित ग्रह प्रभाव की वजह से एक समस्या उत्पन्न होगी, क्या? ग्लोबल वार्मिंग। और जब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होगी तो हमारे जिन जिन जगहों पर ध्रुवों के पास में या जहां भी पर्वतों पर बर्फ जमी हुई है, वो बर्फ पिघलेगी, उसका जल महासागरों में जाएगा, महासागरों का तल ऊपर उठेगा और आसपास के जो जितने भी इलाके हैं उनमें भर करके उनको वो मग्न कर लेगा, जलमग्न हो जाएंगे, तो हमें नुकसान होगा। दूसरी बात, इसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और जो विश्व की जलवायु है, जिन जिन स्थानों पर जो भी जलवायु की विशेषताएं पाई जाती हैं, वो धीरे धीरे सब परिवर्तित होंगी। किसकी वजह से? इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक खतरनाक गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती है। इसके अलावा इसके बारे में कहा जाए, सूर्य की तरफ से जो किरणें आती हैं, जिन्हें हम सौर विकिरण कहते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरणों के लिए तो पारदर्शी होती है, लेकिन सूर्य की किरणों से जब पृथ्वी तप जाती है और पृथ्वी से पार्थिव विकिरण जाती है तो ये उनको अवशोषित कर लेती है। अब अवशोषित कर लेती है तो गर्म हो जाएगी जगह, और गर्म तो मैंने आपको एक शब्द काम में लिया, क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, भूमंडलीय ऊष्मन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो विश्व स्तर पर जैविक ईंधन को कम से कम उपयोग में लेने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि को रोका जा सके। इसके अलावा एक और गैस बचती है आपकी, कौन सी? ओजोन। तो ओजोन एकदम नगण्य मात्रा में पाई जाती है। अगर वायुमंडल में बात करें तो ये 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो ओजोन हमारे लिए लाभकारी है। लाभकारी कैसे है? कि सूर्य की तरफ से जो किरणें आती हैं उनमें एक होती हैं परावैंगनी किरणें, और उन परावैंगनी किरणों को ये ओजोन जो है वो अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी तक नहीं आने देती। और जब परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं आती तो उससे परावैंगनी किरणों का प्रभाव मानव स्वास्थ्य के ऊपर या जीवों के ऊपर नहीं पड़ता। तो परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली जो गैस है, जो ओजोन है, और 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाई जाती है एक परत के रूप में। जब हम वायुमंडल की परतों की चर्चा करेंगे तो हम इस ओजोन मंडल की भी चर्चा थोड़ी सी करेंगे। तो इस तरह से प्रमुख रूप से तो ये 5 गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसके अलावा नियोन, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन और बहुत सारी गैसें हैं जो कि वायुमंडल में पाई जाती हैं। लेकिन प्रमुख अध्ययन हम इनका करते हैं भूगोल के अंदर, क्योंकि ये किसी ना किसी प्रकार से हमें प्रभावित करती हैं। गैसों की चर्चा के बाद हम अगली कक्षाओं में जलवाष्प और एयरोसॉल्स की चर्चा करेंगे। तो आप वीडियोस को देखें और याद करें इन्हें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें वीडियोस देखकर। थैंक यू वेरी मच।